आज बात करने वाले हैं हम मुद्रा के कार्य, महत्व और मुद्रा की पूर्ति क्या होती है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, क्योंकि फंक्शन और जो इसकी सप्लाई होती है उसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है ना, एग्जाम में। तो सबसे पहले चलते हैं हम मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्य क्या होते हैं? तो मुद्रा के कार्य को हम मुख्य रूप से चार भागों में बांटते हैं। एक तो होता है मुख्य कार्य, एक होता है गौण कार्य, एक होता है आकस्मिक और एक होता है अन्य कार्य। सबसे पहले यह आपको याद कर लेना है। अब मुख्य कार्य को मुख्य क्यों कहा गया? क्योंकि इन्हीं कार्यों की वजह से, जो मुख्य कार्य है ना, इन्हीं कार्यों की वजह से एक तरीके से मुद्रा का जन्म माना जाता है। ठीक है ना। गौण कार्य सहायक कार्य होते हैं जो कि बाद में प्रचलन में आए। मुद्रा का आविष्कार इन कार्यों की वजह से नहीं हुआ, इसलिए इसको गौण या सहायक कार्य भी कहते हैं या फिर द्वितीयक कार्य भी कहते हैं। ठीक है ना। आकस्मिक कार्य जो अचानक कुछ कारणों की वजह से मुद्रा को करने पड़ते हैं, कौन से होते हैं वो भी अपन बात करेंगे। और अन्य कार्य जो भी मुद्रा को करने पड़ते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले चलते हैं अपन मुख्य कार्य पर, जो प्राथमिक कार्य भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राथमिक कार्य। ठीक है ना। मुख्य कार्य जो होते हैं मुद्रा के, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन जब अर्थ हम देख रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक। कार्यों के अकॉर्डिंग ही हमने डेफिनेशन ली थी, है ना। तो वही जो विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक है, वही इसके मुख्य कार्य कहलाते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम विनिमय का माध्यम पर। किस पर? विनिमय का माध्यम। अब विनिमय का जो माध्यम होता है, अब आप देखिए, हमने वस्तु विनिमय प्रणाली पढ़ी थी, वो हमने छोड़ क्यों दी? उसकी कठिनाई क्या थी? उसकी कठिनाई ये थी कि उसमें हम क्या कर रहे थे, वहां पर कोई माध्यम नहीं था हमारे पास, इसलिए हम वस्तु से वस्तु एक्सचेंज कर रहे थे। यहां हमारे पास क्या है? हमारे पास विनिमय का माध्यम हो गया। कौन हो गया विनिमय का माध्यम? वो हो गया मुद्रा। मुद्रा के द्वारा हम किसी भी वस्तु को आसानी से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। क्यों? इस वर्ड पे भी जाना क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था अर्थ में कि मुद्रा जो है उसको सर्वग्राह्यता हासिल है, यानी वो सभी के द्वारा स्वीकार की जाती है। इस वजह से ये विनिमय का माध्यम कहलाता है। सेकंड, मूल्य का मापक। मूल्य का मापक ये भी मैंने आपको बताया था कि आपसी समझ से वस्तु विनिमय प्रणाली की जाती थी। तो कठिनाई क्या थी? अगर आपसी समझ नहीं होगी, किसी वस्तु का मूल्य कितना है ये हमें पता नहीं चल रहा है, तो वो कठिनाई थी। उसी वजह से फिर मुद्रा का जन्म हुआ। तो मुद्रा से हमें क्या हो गया? मूल्य मिल गया। किसका? वस्तु का। हम कहते हैं कि भाई ये पेन कितने का है? 10 रुपए का। ये 10 क्या है? ये मूल्य मिल गया, यानी इकाई मिल गई हमें। वो किसके माध्यम से मिली? मुद्रा के माध्यम से। यानी मूल्य का जो मापक है, किसी भी वस्तु का जो मूल्य आंकते हैं हम, वो किसके माध्यम से आंकते हैं? वो आंकते हैं हम मुद्रा के माध्यम से। तो मूल्यों का मापक जो है वो भी मुद्रा का मुख्य कार्य हो गया। ये दो कार्य मुख्य कार्य कहलाते हैं, जिनकी वजह से एक तरीके से मुद्रा का जन्म हुआ। ठीक है ना। ओके, अब चलते हैं हम आगे। अब हमारे जो गौण कार्य है, वो गौण कार्य हम चलते हैं। पहला कार्य यहां मैंने लिख रखा है, भावी भुगतान का आधार। अब देखिए, इसको समझने की कोशिश करना। कभी कभी हमने वस्तु अगर हम रख लेते हैं और भावी भुगतान, मैंने आपको उसके कठिनाई में बताई थी, उसी से जोड़ के बता रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। भावी भुगतान यानी हम कोई आर्थिक सौदे वर्तमान में ना करके अगर हम उसको भविष्य के लिए टाल दें, क्या कर दें? भविष्य के लिए टाल दें, है ना। तो भविष्य में अगर हम वस्तु देंगे उसको, तो वस्तु हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो भविष्य में हम क्या करेंगे? उस भावी भुगतान का आधार कौन प्रदान करेगी? मुद्रा प्रदान करेगी, क्योंकि हमें उसका पता पड़ जाएगा कि भविष्य में हमें उसका कितना भुगतान करना है। तो उसके माध्यम से हम मुद्रा के माध्यम से भुगतान कर देंगे। ठीक है ना। उसके बाद आता है मूल्य का संचय। ये देखो, ये मुख्य कार्य नहीं है, सहायक है, लेकिन जो एक मेन जो आपके कॉन्सेप्ट आता है बैंक, जिसका हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक या फिर केंद्रीय बैंक। बैंक का जो जन्म माना जाता है वो इसी कार्य की वजह से माना जाता है, मूल्य का संचय, है ना। क्योंकि बैंक क्या करता है? बैंक हमारे क्या करता है? वो या तो जमा स्वीकार करता है या फिर क्या करता है? ऋण प्रदान करता है। ठीक है ना। तो क्या हुआ? मूल्य का संचय। हाँ, हम बैठे हुए थे, घर पे पैसा इकट्ठा कर रहे थे, बैंक ने कहा कि मेरे यहाँ पे ले आओ। ठीक है ना, यही हुआ। तो बैंकों का जन्म इस कार्य की वजह से माना जाता है। सबसे पहली चीज तो ये। दूसरा, मूल्य का संचय, यानी हम मुद्रा के रूप में भी, हमारे जो नोट है करेंसी के रूप में भी हम उसे एक तरीके से इकट्ठा करके रख सकते हैं। और दूसरा, हम उससे चाहे किसी प्रॉपर्टी को खरीद ले, किसी भी और दूसरे जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उसको खरीद ले और हम उसका संचय करके रख सकते हैं ना, है ना। अगर वस्तु हम संचय करके रखते हैं तो क्या होता है? जैसे हमने कोई वस्तु रखी हो, वो टिकाऊ नहीं है, तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कुछ दिन बाद खराब हो जाती है। यहाँ पे मूल्य का संचय क्या हो गया? आसान हो गया। ठीक है ना। आप गोल्ड के रूप में, सिल्वर के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में, प्रतिभूति के रूप में, शेयर के रूप में या फिर मुद्रा के रूप में, किसी भी रूप में उसको संचय करके इकट्ठा करके रख सकते हो। उसके मूल्य में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्रय शक्ति हस्तांतरण। ये भी इसी से मिलता जुलता है। देखिए, क्रय शक्ति क्या होती है? क्रय शक्ति, हर व्यक्ति की कोई ना कोई क्रय शक्ति होती है ना। वो जैसे मान लो
किसी को, जैसे मैं किसी बंदे को 10,000 रुपए दे रहा हूं, यानी मैं मेरी क्रय शक्ति का हस्तांतरण उसे कर रहा हूं, नकद के रूप में हो गया। मैं चाहूं तो एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनके माध्यम से भी क्रय शक्ति हस्तांतरण डिजिटली कर सकता हूं ना। इसके अलावा मैं मेरी परिसंपत्तियां, यानी मेरे पास अगर कोई भूमि है, कोई लैंड है, या फिर कोई मकान है, कोई हाउस है, तो उसको भी मैं आसानी से दूसरे को बेच सकता हूं। क्या कर सकता हूं? हस्तांतरण कर सकता हूं। तो यही कहलाता है क्रय शक्ति हस्तांतरण। तो ये किसके माध्यम से संभव हुआ? ये हुआ मुद्रा के माध्यम से संभव, है ना। मैंने परिसंपत्ति बेची, मुझे क्या मिला? मुद्रा मिला। मैंने एक तरीके से नकद के रूप में दिया तो उसे क्या मिला? मुद्रा मिला। मैंने क्या दिया उसे? मुद्रा दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? ये क्रय शक्ति का हस्तांतरण हो गया, ठीक है ना। ओके, तो ये इसके सहायक कार्य या गौण कार्य कहलाते हैं। समझ गए आप लोग अच्छे से, है ना। मेरी बातों पे गौर करना, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन आकस्मिक कार्य पे। देखिए, आकस्मिक कार्य में पहला कार्य है सामाजिक आय का वितरण। ये आपको समझने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता है हमने राष्ट्रीय आय का जो मूल्य आंका था वो किसके माध्यम से आंक रहे थे हम, कि राष्ट्रीय आय का जो मूल्य है, जो भी उत्पादन हुआ उसका मौद्रिक मूल्य यानी मुद्रा के रूप में मूल्य, है ना। तो राष्ट्रीय आय की गणना में भी हमें मुद्रा सहायता दे रही है। उसके साथ में जो उस राष्ट्रीय आय को जब हम समाज के विभिन्न भागों में वितरण करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वहां पर भी हम किसके माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? मुद्रा के माध्यम से, है ना। यानी सामाजिक आय का जो वितरण किया जाता है वो भी मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। और दूसरा है साख का आधार, यानी आकस्मिक कार्यों में दूसरा क्या है? साख का आधार। साख क्या होता है? देखिए, बैंक जो है वो ऋण देते हैं, है ना। ऋण किसके रूप में देते हैं? ऋण देते हैं वो किसके रूप में? मुद्रा के रूप में, ठीक है ना, मुद्रा के द्वारा। उसके अलावा जमा स्वीकार करते हैं, वो जमा भी किसके रूप में स्वीकार करते हैं? मुद्रा के माध्यम से स्वीकार करते हैं। यानी साख को आधार कौन दे रही है? मुद्रा दे रही है ना। लोन दे रहा है तो किसके रूप में दे रहा है? मुद्रा के रूप में दे रहा है ना। कि 1 लाख का लोन हो गया, 2 लाख का हो गया, 50,000 का हो गया, तो ये क्या हो गया? मुद्रा के रूप में हो गया। तो साख का आधार भी कौन है? मुद्रा है, ठीक है ना। संपत्ति की तरलता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संपत्ति की तरलता। ये जो हमारे जे.एम. किन्स महोदय हैं, किन्स महोदय जो कि समष्टि अर्थशास्त्र के एक तरीके से जनक माने जाते हैं, इन्होंने कहा कि जो मुद्रा है वो संपत्ति को तरलता प्रदान करती है। तरलता का मतलब, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी वस्तु है, उसको मैंने बेच दी तो मेरे पास पैसा तरल रूप में आ गया। मेरे पास अगर अभी 10,000 रुपए पड़े तो वो तरल रूप में पड़े। उस 10,000 को मैं कहीं पे भी किसी भी कार्य में आसानी से प्रयोग में ले सकता हूं। तो तरल रूप में जो मुद्रा होगी वो बहुत ही आसानी से प्रयोग में ली जा सकती है। तो किन्स महोदय ने ये मुख्य कार्य बताया, संपत्ति को तरलता प्रदान करती है मुद्रा, ठीक है ना। ये हो गए मेन कार्य, मुख्य, सहायक और आकस्मिक। अब चलते हैं अन्य कार्य। अन्य कार्य में देखिए मैंने पहला लिख रखा है शोधन क्षमता। अब ये शोधन क्षमता क्या होता है, ठीक है ना। शोधन क्षमता, देखिए कहीं से भी शोधन क्षमता अगर किसी व्यक्ति के पास या किसी भी संस्था के पास अगर मुद्रा है, मुद्रा की उपलब्धता है, मुद्रा उसके पास अवेलेबल है, तो उसकी जो एबिलिटी होगी भुगतान करने की, पे टू एबिलिटी, वो जो होगी वो उसकी बहुत ही अच्छी होगी। यानी शोधन क्षमता का सूचक मानी जाती है मुद्रा, अगर किसी के पास मुद्रा है तो, ठीक है ना। कोई अगर लोन देता है बंदा तो वो लोन क्यों देगा? वो उसको पूछता है कि भाई इसकी सैलरी कैसे आती है, तो उसको पास ये आइडिया हो जाता है कि भाई इसके पास मुद्रा है, मुद्रा अवेलेबल है, ये अपन को आसानी से भुगतान कर देगा जो भी इंस्टॉलमेंट आएगी उसका, ठीक है ना। तो शोधन क्षमता का सूचक मानी जाती है मुद्रा। इच्छा की वाहक, ये भी आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, इसके वर्ड से ही पता चल रहा है। इच्छा की वाहक मुद्रा है आपके पास तो आप उसको सर्वोत्तम प्रयोग में ले सकते हो, ठीक है ना। आपको कौन सा आपकी इच्छा हो रही है, आपको कार खरीदनी है, बाइक खरीदनी है या कुछ भी खरीदना है, तो आप अपने सर्वोत्तम उपयोग में ले सकते हो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग। कब? अगर आपके पास मुद्रा हुई तो इच्छा की वाहक भी कौन होती है? मुद्रा होती है, ठीक है ना। सब कार्य हो गए। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप जरूर कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट जो है मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है ना, 1-2 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मुद्रा की पूर्ति को हमारा जो केंद्रीय बैंक होता है, सेंट्रल बैंक, आरबीआई, जिसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, उसने मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मापों को 4 भागों में प्रदर्शित किया। वो 4 ही भाग मैंने यहाँ लिख रखे हैं। एक तो है M1, एक है M2, एक है M3, एक है M4, ठीक है ना। मुद्रा की पूर्ति होती क्या है ये भी आपको समझना जरूरी, वैसे आगे हम समझेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जो भी करेंसी अपने पास है या अपनी जो बैंकों में जमाए हैं, वो सारी जो है वो मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। यानी सप्लाई कितनी है अपने पास, ठीक है ना। उसकी फिर हम डिमांड कितनी करते हैं वो अलग बात है ना। हमारे पास सप्लाई कितनी है, ठीक है ना, कितनी पड़ी है, ठीक है ना। जैसे अभी मेरे पास अगर 10,000 रुपए है तो मेरी जो सप्लाई है मुद्रा की वो कितनी है? 10,000, ठीक है ना। अब M1 4 भागों में प्रदर्शित किया, M1, M2, M3, M4, ठीक है ना। किसने? आरबीआई ने, ठीक है ना। M1 में जो है वो हम 3 चीजें लेते हैं। एक तो लेते हैं C+
डीडी प्लस ओडी, है ना। सी जो है वो होता है करेंसी, यानी जनता के पास जो करेंसी होती है। डीडी जो होता है वो मांग जमा होती है, जो कि व्यावसायिक बैंक या सहकारी बैंकों के पास होती है। ओडी जो होती है वो अन्य जमाएं होती है, जो कि किसके पास होती है, आरबीआई के पास होती है, ठीक है ना। अब देखिए आप, ये आरबीआई की जमा हो गई, ये व्यावसायिक और सरकारी बैंकों की, और ये अपनी खुद की, यानी अपने पास जो करेंसी है उसकी, ठीक है ना। समझ गए आप, ये सी प्लस डीडी प्लस ओडी, ये M1 हो जाता है। M2 जो है, इसमें M1 तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, उसके साथ में M1 के साथ हम प्लस कर देंगे यहाँ पे जो डाकघर होते हैं ना, उन डाकघर की बचत जमाएं, ठीक है ना। बचत जमाएं, ओनली सेविंग डिपॉजिट यहाँ पे लेनी है, ठीक है ना। वो हमें इसमें ऐड कर देंगे तो M1 में, तो M2 आ जाएगी, ठीक है ना। M3 जो होती है, इसमें भी बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। M1 तो ऐड करेंगे ही करेंगे, M1 के साथ में यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो व्यावसायिक बैंक होते हैं ना, उन व्यावसायिक बैंकों की निवल यानी शुद्ध निवल अवधि जमाएं जो होती है, यानी जो फिक्स डिपॉजिट होती है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे M1 में, तो वो M3 आ जाएगी। यानी M3 M1 प्लस व्यावसायिक बैंक की निवल अवधि जमाएं फिक्स डिपॉजिट, ठीक है ना। अब आते हैं M4। ये जो M4 होता है, इसमें हम M1 नहीं जोड़ेंगे, इन दोनों में M1 जोड़ा, इसमें हम M3 जोड़ेंगे, और M3 के साथ में हम क्या जोड़ेंगे, वो जोड़ेंगे हम डाकघर संस्थाओं की कुल जमाएं, डाकघर की कुल जमाएं, है ना। अब देखिए आप, फर्क देख लिया आपने, सेकंड वाले में डाकघर की बचत जमाएं थी, यहाँ पे कुल जमाएं हो गई, ठीक है ना। ये फर्क है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है, ये सबसे तरल माना जाता है, सबसे संकुचित अर्थ मुद्रा जो है वो ये M1 मानी जाती है, लेकिन सबसे तरल भी यही होती है, ठीक है ना। तीसरा ये M3 जो होती है, ये सबसे व्यापक मानी जाती है, व्यापक मुद्रा, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 नंबर में, ठीक है ना। ये हो गई मुद्रा की पूर्ति, ठीक है ना, सप्लाई 4 भागों में आरबीआई के द्वारा। अब लास्ट चीज, मुद्रा की इंपोर्टेंस क्या होती है, महत्व क्या होता है। तो सीधी सी बात है, मुद्रा है तो आपको खुद को महत्व पता है, मैंने बस 4-5 पॉइंट बना रखे, वो आप देख लीजिएगा। बाजार व्यवस्था की धुरी, अब सीधी सी बात है, हम विनिमय किससे कर रहे हैं, मुद्रा से कर रहे हैं। तो बाजार व्यवस्था में अगर हम मुद्रा, बाजार में गए, मुद्रा लेके नहीं गए, तो कोई वस्तु खरीद पाएंगे क्या, नहीं खरीद पाएंगे। तो बाजार व्यवस्था की धुरी होती है। आर्थिक विकास का मापक, आर्थिक विकास का मापक यानी किसी भी देश के आर्थिक विकास का मापक कहलाती है कौन, मुद्रा। क्योंकि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करनी हो तो वो किसके रूप में की जाती है, मुद्रा के रूप में, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, आर्थिक विकास बढ़ता है। सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार, देखिए सीधी सी बात है, जिसके पास मुद्रा बहुत ज्यादा होती है वो एक तरीके से समाज में प्रतिष्ठा वाला कहलाता है, एक तरीके से, ठीक है ना। तो सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण यानी मुद्रा के माध्यम से हम लेबर को अलग छांट लेते हैं, हम ऑफिसर कैटेगरी को अलग छांट लेते हैं, हम लेबर में भी अलग अलग कैटेगरी कर लेते हैं। कैसे होता है वो मुद्रा के माध्यम से ही होता है, क्योंकि हम उसकी मजदूरी अलग अलग तय कर लेते हैं। तो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण भी इसका महत्व है। और आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता, अब ये स्वतंत्रता ये क्या चीज है, यानी मुद्रा आपके पास है तो आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं, ठीक है ना। स्वतंत्रता प्रदान करती है मुद्रा आपको, ठीक है ना। तो ये थी मुद्रा का अर्थ, हम पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके थे। वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम हम पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके थे। आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कार्य, महत्व और पूर्ति, यानी सप्लाई, इंपोर्टेंस और फंक्शन, ठीक है ना। अगले चैप्टर में मैं लाने वाला हूं आपके लिए व्यावसायिक बैंक क्या होते हैं, उसके अर्थ, उसके कार्य वगैरह वगैरह, और उसके बाद चलेंगे हम केंद्रीय बैंक आरबीआई पर, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।